सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कुछ समय से शासकीय सेवकों के अवकाश नियमों में परिवर्तन की चर्चा काफ़ी तेज़ थी। उसी के मद्देनज़र वर्तमान में शासकीय सेवकों के जो शासकीय अवकाश है, सिविल सेवा अवकाश नियम में परिवर्तन कर उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। जी हाँ गाइस, समस्त शासकीय कर्मचारी जो कि अभी वर्तमान तक मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के तहत अपने शासकीय अवकाश लेते थे, इसी में परिवर्तन करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 बनाए गए हैं। ये जो कुछ पुराने अवकाश नियम हैं उनमें अमेंडमेंट किए गए हैं, उनमें परिवर्तन किए गए हैं। इसी के मद्देनज़र वित्त विभाग द्वारा 24 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लागू किया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे समस्त शासकीय कर्मचारियों के शासकीय अवकाश पर। सो गाइज, इस वीडियो में हम जो है मेन अवकाश जो कि नियमित यूज़ में आते हैं समस्त शासकीय कर्मचारियों के, जैसे कि चिकित्सा अवकाश, लघुकृत अवकाश, संतान पालन अवकाश और अन्य प्रकार के जो अवकाश हैं, अर्जित अवकाश जो कि मेन है, इसके संबंध में आज हम विस्तार से इस आदेश में जो नियम अपडेट किए गए हैं उसके अनुसार हम चर्चा करने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। अगली वीडियो जो हमारे चैनल पर जारी होगी उसमें हम जो डिफ़िकल्ट अवकाश है, जैसे निष्कासन या त्याग पत्र के बाद जो जमा अवकाश है वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन करने के नियमों के संदर्भ में हम जो है जानकारी देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ गाइज, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। हमारे चैनल पर क्रमोन्नति पे फिक्सेशन से संबंधित जो वीडियोज़ वो भी बनाई गई है समस्त अध्यापक और शिक्षक समर की, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवकाश का अधिकार। किसी भी शासकीय कर्मचारी को अवकाश अधिकार के रूप में नहीं दिया जा सकेगा। जी हाँ गाइस, अवकाश की मांग कोई भी शासकीय सेवक अधिकार के रूप में नहीं कर सकता। जब लोक सेवक में ऐसा किया जाना आवश्यक प्रतीत हो, किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अमान्य या निरस्त किया जा सकेगा, किंतु शासकीय सेवक के लिखित अनुरोध के सिवाय उस प्राधिकारी को यह छूट नहीं होगी कि वह किसी प्रकार के देय तथा आवेदित अवकाश को परिवर्तित कर सके। परंतु इसका उद्देश्य ये नहीं कि शासकीय सेवक के अधिकार को कम किया गया है। इसका सिर्फ यह उद्देश्य है शासन द्वारा कि जो सक्षम प्राधिकारी उसे ऐसा रोस्टर बनाना चाहिए कि शासकीय सेवक को अवकाश भी दिया जा सके एवं शासकीय कार्य भी सुचारू रूप से चल सके। परंतु यह शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के पूर्व के 10 वर्ष के कार्यकाल में सामान्यतः अवकाश देने से इनकार नहीं करना चाहिए। जी हाँ गाइज, ये एक उन्होंने पॉइंट डाल दिया है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए। निरंतर अवकाश की अधिकतम सीमा। शासकीय सेवक को 5 वर्ष से अधिक निरंतर अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में अन्यथा विनिश्चय न करे कि कोई शासकीय सेवक जो 5 वर्ष से अधिक की अवधि वह सेवा को छोड़कर कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, चाहे वह अवकाश पर हो या उसके बारे में यह माना जाए कि उसने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। जी हाँ गाइस, कोई भी शासकीय सेवक निरंतर 5 वर्ष से अधिक अवकाश नहीं ले सकता है, नहीं तो उसकी सेवा स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। अगला हम बात कर लेते हैं चिकित्सा अवकाश के बारे में। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति। शासकीय सेवक द्वारा नियम 13 के अनुसार प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए अवकाश हेतु आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत चिकित्सक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रपत्र 3 में दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र को संलग्न किया जाएगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे सिकनेस फॉर्म जो है अगर आप मेडिकल लेते हैं तो पहले से ही देना अनिवार्य होगा। परंतु यहाँ पे एक शर्त है गाइस कि यदि कोई शासकीय सेवक उसी समय सिकनेस नहीं दे सकता है तो वह अवकाश प्रारंभ होने के 7 दिवस के भीतर भी सिकनेस आवेदन फॉर्म नंबर 3 प्रस्तुत कर सकता है। अवकाश विभागों के अलावा अन्य विभागों में सेवारत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश। जी हाँ गाइस, शासकीय सेवक जो अवकाश विभागों के अलावा अन्य विभागों में भी कार्यरत हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष में 30 दिनों के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को प्रत्येक शासकीय सेवक को अवकाश लेके में 15-15 दिनों का 2 किश्तों में अग्रिम अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा। परंतु यह अर्जित अवकाश सेवानिवृत्ति तक 300 दिन से अधिक नहीं होगा। जी हाँ गाइस, जो कि अन्य विभागों में शासकीय कर्मचारी कार्यरत है जिन्हें ग्रीष्म अवकाश नहीं मिलते हैं उन्हें 30 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा। लघुकृत अवकाश। किसी शासकीय सेवकों को आगे नियमों में दी गई स्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकरण में निम्न शर्तों के अधीन केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर देय अर्धवेतन अवकाश के आदेश से अनाधिकृत लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 180 दिनों के अर्धवेतन अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है गाइस कि अब शासकीय कर्मचारी 180 दिन का जो लघुकृत अवकाश है वो बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए भी जो है स्वीकृत करा सकता है पूर्ण सेवा काल में।
सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं जो मेन अवकाश है जो कि महिला शासकीय कर्मचारियों के लिए हुआ है प्रसूति अवकाश। महिला शासकीय सेवक जिसकी 2 से कम जीवित संतानें हैं को 180 दिवस की अवधि तक प्रसूति अवकाश प्रसूति के प्रारंभ होने की दिनांक से स्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसी अवधि में वह उस वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्र होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व प्राप्त किया था। मतलब जो उनका जो अवकाश पे जाने के टाइम जो वेतन चल रहा था वह उन्हें पूरे 6 महीने तक दिया जा सकेगा। यह अवकाश लेखा में विकलित नहीं होगा। प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा। यह अवकाश विभाजित कर नहीं लिया जा सकेगा। प्रसूति अवकाश है वह आपको निरंतरित 6 माह का लेना होगा। आप बीच बीच में उसे टुकड़ों में नहीं ले सकते। महिला शासकीय सेवक को पूरे साल में गर्भपात से गर्भस्राव के मामले में अधिकतम 45 दिन तक का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रसूति अवकाश के साथ 60 दिन तक का लघुव्रत अवकाश एवं अदय अवकाश जो है वह भी स्वीकृत किया जा सकेगा प्रसूति अवकाश के साथ ही। पितृत्व अवकाश पुरुष शासकीय सेवकों को जिसकी 2 से कम जीवित संतान है उसकी पत्नी के प्रसव होने की संभावित तिथि के 15 दिन पूर्व या प्रसव की तारीख से 6 मास तक की अवधि में 15 दिनों तक का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। मतलब आपको यहाँ तो प्रसव के 15 दिन पूर्व या फिर 6 माह की अवधि में आप कभी भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। इस अवकाश की स्वीकृति के लिए शासकीय सेवक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। पितृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा। अब बात करते हैं इस महिला शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाले संतान पालन अवकाश की। यह नियम काफी प्रचलित है क्योंकि महिला शासकीय सेवकों को पहले 730 दिन का जो है संतान पालन अवकाश CCL दी जाती थी, परंतु इसमें काफी बड़ा अपडेशन किया गया है। जी हाँ गाइस, इस नियम के अंतर्गत जो भी महिला शासकीय सेवक है उसकी 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल और पालन पोषण के लिए अधिकतम 730 दिन की अवधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, परंतु अवकाश को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा और संतान की आयु जो है वो 18 वर्ष की आयु से कम होनी चाहिए। और दूसरा इसमें यह नियम ऐड किया गया है कि यह अवकाश जो कि CCL अवकाश है वह 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा और यह एक बार में 5 दिवस से कम के लिए भी स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। कैलेंडर वर्ष का अर्थ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब बात करते हैं गाइस इसके कुछ और नियम भी जारी किए गए हैं। यह सामान्य रूप से परिवीक्षा अवधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। संतान पालन अवकाश की काला अवधि के दौरान प्रथम वर्ष 365 दिवस अवकाश वाले मास के ठीक पूर्व वाला जो वेतन था उसे 100% महिला कर्मचारी को दिया जाएगा, परंतु यहाँ पे एक बड़ा अपडेशन किया गया है कि अगले 365 दिन मतलब जो दूसरे साल के लिए अब महिला शासकीय कर्मचारियों को 80% का ही अवकाश वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। जी हाँ गाइस, ये बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। 20% उनका दूसरे साल के लिए महिला शासकीय सेवकों की कम कर दी गई है। संतान पालन अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा। सो गाइज अब जो है मेन शासकीय सेवकों में जो शासकीय सेवा में जो शिक्षक कार्यरत है उनको अर्जित अवकाश की पात्रता के संबंध में अवकाश विभागों में सेवा करने वाले शैक्षणिक शासकीय सेवक के लिए अर्जित अवकाश। प्रत्येक शैक्षणिक शासकीय सेवक जो अवकाश विभागों में कार्य कर रहे हैं के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन 5-5 दिनों की 2 किस्त में अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा, परंतु 1 कैलेंडर वर्ष में कुल अर्जित अवकाश की संख्या 30 दिन से अधिक नहीं होगी। परंतु यह भी कि विश्राम अवकाश की अवधि में न्यूनतम 10 दिवस कार्य करना आपको अनिवार्य होगा। ये तो गाइस सामान्य अवकाश नियम थे जिनकी हमने आपको जानकारी दी है इस राजपत्र के द्वारा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे त्यागपत्र या निष्कासन वाले अवकाश की, एक अवकाश को दूसरे अवकाश में परिवर्तन करने वाले जैसे नियम हैं उन टिपिकल नियमों की। सो गाइस होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और अगली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।